Bismillahirrahmanirrahim. John Donne as a metaphysical poet. We have read the first half of the question previously. Now that is part second, and the next half is started at page 133, acute poetry, and the second paragraph is that the plentiful use of poetic devices. Line to line translation. The plentiful use of poetic devices and matters prove that बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल किए हैं पोएटिक डिवाइसेस की, शायराना गुण इस्तेमाल किए हैं उसने, और जो मैटर इस्तेमाल किया है ये प्रूव करता है डन इज नॉट ओनली मेटाफिजिकल, डन मेटाफिजिकल नहीं है बट इंटेलेक्चुअल टू द फिंगर टिप्स, बल्कि हम उसे उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं कि ही इज द वाइज पर्सन, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन एंड ही इज इंटेलेक्चुअल. ही प्लेज नॉट ओनली विद वर्ड्स, वो सिर्फ लफ्जों से नहीं खेलता बट आल्सो विद आइडियाज, वो बल्कि आइडियाज से भी खेलता है. हिज माइंड इज फुल ऑफ मेडिवल थियोलॉजी. डन का ज़हन मेडिवल दौर की, मेडिवल की थियोलॉजी मजहब से, इलाहायात से भरा हुआ है, क्रिश्चियनिटी से भरा हुआ है. मेडिवल पीरियड 11th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, 11th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 14th सेंचुरी तक मेडिवल पीरियड है. याद रखें, पीरियड जितने भी होते हैं ये वीव करते रहते हैं, एक कंफर्म डेट नहीं होती, बस इन पीरियड के एज्यूम होते हैं. अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेडिवल पीरियड जो है वो 5th सेंचुरी से स्टार्ट होता है. वर्ष मेडिवल का पता चल गया. ओवरऑल 11th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक ये मेडिवल पीरियड है. बहुत लोग 15 और 16th सेंचुरी को भी काउंट करते हैं कि दैट इज आल्सो इन द मेडिवल पीरियड. ओवरऑल डन के जहन जो है मेडिवल थियोलॉजी से भरा हुआ है, मेडिवल थियोलॉजी से भरा हुआ है. थियोलॉजी मीन इलाहियात, मजहबी डिस्कशन, गुफ्तगू. साइंस से एंड मैथमेटिक्स से एंड जूरिस्प्रूडेंस. व्हाट इज द वर्ड? जूरिस्प्रूडेंस. और कवानीन, कानून, लॉज से भरा हुआ है. His poetry may not be harmonious or musical at times. At the same time इसकी पोएट्री जो है हारमोनियस, हम आहंग नहीं होती, ना ही म्यूजिकल होती है. एट द सेम टाइम म्यूजिकल होगी तो लफ्जों के अंदर या आइडियाज के अंदर एक हारमोनी नहीं पाई जाएगी. अगर हारमोनी होगी तो फिर म्यूजिकल टून नहीं होगी. बट वी कांट डिनाई दैट इट ऑलवेज पोजेस बोथ सीरियसनेस एंड स्ट्रेंथ. लेकिन ये बात हकीकी है, इससे इनकार नहीं है. उसकी पोएट्री के अंदर सीरियसनेस है और स्ट्रेंथ है. एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द मेटाफिजिकल पोएट, और सीरियसनेस और स्ट्रेंथ, ये एलिमेंट बहुत ज़रूरी है मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए. डन्स पोएट्री इज फुल ऑफ शॉक्स एंड सरप्राइजेस. डन की जो मेटाफिजिकल पोएट्री है उसके अंदर शॉक्स हैं, हैरानगी होती है, शॉक होते हैं, सरप्राइजेस, हैरान कुन किस्म की चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट इज हाईली शॉकिंग. ये स्टेटमेंट, ये उसकी बात बहुत हैरान कर देने वाली है. एंड सरप्राइजिंग दैट नो वन कैन एवर फाइंड इवन अ सिंगल फेथफुल वुमन इन द होल वर्ल्ड. कि कोई भी शख्स पूरी दुनिया में एक भी वफादार औरत तलाश नहीं कर सकता. ये शॉकिंग स्टेटमेंट है कि दुनिया के अंदर वफादार औरत नहीं होती और होती भी नहीं है. यहाँ बड़े बड़ों के मैंने ईमान चेक किए हैं. एट द सेम टाइम हिज वर्स इज आयरनिकल. और उसकी वर्स जो है, वर्स मीन पोएट्री, आयरनिकल. वो आयरनिकल तंजिया होती है, हॉर्स सख्त होती है, रोकी भी सख्त होती है. बिकॉज इट इज द आउटकम ऑफ द डिजायर टू स्टार्टल. क्योंकि उसकी पोएट्री निकलती है, इस डिजायर में से निकलती है. वो डिजायर क्या है कि वो लोगों को एकदम स्टार्टल, चौंका दे. एंड द डिजायर टू से हिज पोएटिक डायरेक्ट. और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो पोएट्री को डायरेक्ट अंदाज से बयान करे. एंड इन अनकन्वेंशनल खोरिकल स्पीच. और पोएट्री को गैर रिवायती खोरिकल, रोजमर्रा की लैंग्वेज में बयान करे. अब 3-4 वजूहात हैं जिसकी बिना पर उसकी पोएट्री जो है वो आयरनिकल, हार्श और रॉकी हो जाती है. क्यों हो जाती है? बिकॉज एक तो उसका डिजायर ये है
कि जब भी पोएम लिखे लोगों को चौंका दे। उसके अंदर ये डिजायर है जब भी पोएट्री करे डायरेक्ट अंदाज में पोएट्री करे। और तीसरी बात यह है कि उसकी स्पीच जो होनी चाहिए, वो कहता है कि हो भी लैंग्वेज भी आम लोगों की लैंग्वेज हो, आम लोग ताकि उसे पढ़ सकें, समझ सकें, और हो भी अनकन्वेंशनल, गैर रिवायती, यानी कि अगर पिछले जो पैटरैक को फॉलो कर रहे हैं। पैटरैक एक इटालियन पोइट है, तमाम तर जितने भी पोइट्स थे टाइम के पीरियड के, वो सारे के सारे पैटरैक को फॉलो करते थे। पैटरैक जो है उसकी पोएट्री के अंदर वैमन को गॉडेस समझा जाता था। तो ये अनकन्वेंशनल करता है कि वो गैर रिवायती बयान करता है। एंड दिस यूज ऑफ कोरिकल स्पीच कैरेक्टराइजेज मेटाफिजिकल पोएट्री। और मेटाफिजिकल पोएट्री की ये खूबी बन जाती है कि जब उसकी स्पीच कोरिकल हो जाती है, रोजमर्रा की स्पीच हो जाती है। दिस इज स्पेशली ऑब्वियस इन द रैपिड ओपनिंग ऑफ मेनी ऑफ हिज पोएम्स। और ये खास तौर पर वाज़ेह हो जाता है जब वो रैपिड ओपनिंग करता है, एकदम ओपनिंग करता है बहुत सारी उसकी अपनी पोएम्स की। फॉर इंस्टेंस, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, खुदा के लिए अपनी जबान को बंद रखो। एंड लेट मी लव, और मुझे मोहब्बत करने दो। बिजी ओल्ड फूल अनडू लिसन, ये सारे के सारे शॉकिंग और सरप्राइजिंग स्टार्ट्स हैं। ये सारे उसकी पोएम्स की ओपनिंग है, रैपिड ओपनिंग है, एकदम से ओपनिंग हो जाती है। Dunn's love poems are especially entitled to be called metaphysical in the true sense. ये पोएम्स हैं जो कि हम कह सकते हैं ट्रूली, ये तमाम पोएम्स में से खासकर ये जो पोएम्स आपको बताई जा रही हैं ये मेटाफिजिकल पोएम्स हैं। कौन कौन सी पोएम्स? द गुड मैरो, द एनिवर्सरी, द कैनोनाइजेशन एंड द एक्सटेसी, even though they do not openly discuss the great metaphysical questions. गो की ग्रेट मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को डील नहीं करती उसकी पोएट्री। ये पोएम्स जो भी बड़े बड़े मेटाफिजिकल के टॉपिक गो के डिस्कस नहीं करती पोएट्री, लेकिन ग्रेट मेटा ऑफ रिलेशन ऑफ द स्पिरिट एंड सेंस, बॉडी के, even though they do not openly discuss the great metaphysical question of the relation of spirit and the senses are dominant. गो के जिस्म, सेंसेस का मतलब जिस्म, हवास, गो के जिस्म और रूह के बड़े बड़े मामलात को डिस्कस नहीं करती है पोएम, लेकिन जिस्म और रूह के राब्ता ताल्लुक जो है वो डोमिनेंट जरूर है पोएम के अंदर। पोएम में एक टॉपिक जरूर है, गो कि वो सही ट्रू सेंस के अंदर उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। In conclusion, we can say that metaphysical poets, and especially Donne, are valued in 20th century for their powers to catch in verse the loop of passion. नतीजा ये है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जितने भी हैं, और उनमें से जो डन है स्पेशली, इनकी 20th सेंचुरी के अंदर बड़ी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि इनके अंदर ताकत है। किस चीज की ताकत है? कि वो अपनी पोएट्री के अंदर कैप्चर कर लेते हैं क्या? जज्बात को। पोएट्री को जज्बात से भर देते हैं, एंड टू मेक द एक्सेंस ऑफ थिंकिंग हार्ट, और वो सोचने वाले दिल की आवाज देते हैं, सोचने वाले दिल को आवाज देते हैं, क्योंकि दिल की आवाज सुनाते हैं लोगों को। Thus, we do not see any razor sharp separation between his worldly poems. इसीलिए हमें कोई फर्क नजर नहीं आता, स्पेशल फर्क नहीं नजर आता उसकी दुनियावी पोएम्स के दरमियान एंड रिलीजियस वर्सेस, और उसकी डिवाइन पोएट्री के दरमियान, यानी कि उसकी लव पोएट्री और डिवाइन पोएट्री के दरमियान में हमें बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। बोथ रिफ्लेक्ट द यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, चाहे डिवाइन पोएट्री है चाहे लव पोएट्री है, ये दोनों क्या शो करती हैं? तजर्बात, यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस शो करती हैं, तजर्बात की एक यूनिटी को शो करती हैं। इन इज डीप अनईजीनेस ऑफ थॉट, पोएट के अनईजी सोच के अंदर, पोएट की डीप अनईजी सोच के अंदर उसके एक्सपीरियंस की यूनिटी को जाहिर करती है ये पोएम्स। यानी कि एट द सेम टाइम पोएट की थिंकिंग जो है डीप है, एट द सेम टाइम पोएट के एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हैं,
डीप थिंकिंग जो है वो टूटी फूटी थिंकिंग भी है, हम आहंग नहीं है। इस गैर हम आहंग थिंकिंग के अंदर से उसके तजुर्बात जो हैं वो एकदम से बाहर आ जाते हैं यूनाइटी की हालत में। ये नहीं कि आप ये कहें कि उसकी पोएट्री के अंदर उसके तजुर्बात और उसके टूटे फूटे गहरे ख्यालात का कम्बिनेशन आता है, या उसकी पोएट्री फ्रूट है दो चीज़ों का। किस चीज़ों का? एक तो उसके टूटे फूटे ख्यालात और दूसरा उसके एक्सपीरियंसेस। इन दोनों का निचोड़ क्या है? उसकी पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट्री। आप यू ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी चीज को कि अनईजी थॉट हो और यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंस हो जाए, इसी चीज को टी.एस. इलियट ने डन को पढ़ने के बाद कहा था, व्हाट टी.एस. इलियट कॉल्ड हिज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि ये सेंसिबिलिटी की यूनिफिकेशन है, कि सेंसेस का आपस में एक जोड़ है, मिलाप है, यूनिफिकेशन, उनका इकट्ठा हो जाना है। यानी कि तमाम तर सेंस जो एक पोएट के माइंड में होते हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। कीप इन योर माइंड, पोएट उस वक्त तक पोएट्री नहीं कर सकता जब तक कि उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं है, अनबैलेंस नहीं होता। अगर बैलेंस में है तो ही इज अ कॉमन पर्सन, ही इज यूजुअल, ही इज इन द सेम पोस्चर। जब वो बैलेंस से हटेगा, उसके ख्यालात टूट फूट का शिकार होंगे, देन उसी के अंदर से कोई चीज निकलेगी, कोई नई चीज पैदा होगी। तो नॉर्मल पीपल आर जस्ट लाइक द एस। जो लोग नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारने की बात करते हैं, तो एक्चुअली दे आर नथिंग, दे आर जीरो। वो तो दे आर जस्ट लाइक एनिमल, नो प्रोग्रेस ओवर देयर, जस्ट खाना पीना है और सो जाना है। इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू वांट टू डू सम प्रोग्रेस, then there must be some distorted thinking should be over there. ब्रेन के अंदर समथिंग डिसहार्मनी का होना लाजमी है, तो देन ही कोई चीज पैदा होगी। और जब डिसहार्मनी होगी तो फिर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी होगी। फिर सारे सेंसेस, एक्सपीरियंस का सेंस, डीप थिंकिंग का सेंस, सोसाइटी के प्रेशर का सेंस, उसके बाद आपके अपने फेयर का सेंस, आपकी खुशियों का सेंस, सारे सेंस की यूनिफिकेशन हो जाएगी, मिलाप हो जाएगा, फिर कोई चीज अच्छी पैदा होगी। डन थॉट वाज एन एक्सपीरियंस, डन की जो सोच थी वो एक तजर्बा था। हिज पोएम्स अराइज आउट एन इमोशनल सिचुएशन, उसकी पोएम्स जो हैं इमोशनल सिचुएशन से आती हैं, यानी कि इमोशनल सिचुएशन में उसकी पोएम्स क्रिएट हुई है। देन द पोएट आर्ग्यूज आर रीजन टू मेक हिज एटीट्यूड एक्सेप्टेबल, फिर पहले इमोशनल सिचुएशन में कुछ ना कुछ कह देता है, फिर बाद में फिर आर्गुमेंट देता है और रीजन देता है कि उसका एटीट्यूड ताकि एक्सेप्टेबल हो जाए। पहले कहता है कि पूरी दुनिया में चले जो कहीं भी औरत नहीं मिलेगी जो वफादार हो, फिर आर्गुमेंट देता है क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 2-3 लोगों से अफेयर बनाएगी, वो खूबसूरत होगी, तो वो लॉयल नहीं होगी, व्हाटएवर, एंड बी अ मेटाफिजिकल। और जब वो एक्सेप्टेबल कराने की कोशिश करता है, आर्गुमेंट देता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है, तो उस सेंस में क्या हो जाता है। ड्राइडन ऑन द मेटाफिजिकल एलिमेंट्स ऑफ डन राइट्स, ड्राइडन डन के बारे में लिखता है, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज स्टायर्स, उसमें मेटाफिजिक्स पर इफेक्ट डाला है, उसने मेटाफिजिक्स की टर्म पर, मेटाफिजिक्स की पोएट्री पर, मेटाफिजिक्स की थिंकिंग पर असरात मुरतब किए हैं। ना सिर्फ अपने स्टाइल्स के अंदर, स्टाइल्स पोएट्री की एक किस्म है जो उसने लिखी है, बट इन अमोरियस वर्सेस, बल्कि उसकी बहुत बेहतरीन अमोरियस लविंग वर्सेस के अंदर भी, यानी कि लव पोएट्री के अंदर भी उसने मेटाफिजिक्स पर बयान किया है, मेटाफिजिक्स पर असर डाले हैं। वे नेचर ओनली शुड गाइन, और उसकी अमोरियस वर्सेस जो है पोएट्री है, जो उसकी लव पोएट्री है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है सिवाय नेचर के, नेचर की वहां पर रॉइंग हुकूमत है वहां पर। एंड परप्लेक्सेस द माइंड्स ऑफ फेयर सेक्स, और डन जो है वो फेयर सेक्स जो है, खूबसूरत जो औरतें हैं, उनके जहन को परप्लेक्स कर देता है विद नाइस स्पेकुलेशन ऑफ फिलॉसफी के जबरदस्त किस्म के जोर तोड़ से, स्पेकुलेशन कंट्रोल से, जोर तोड़ से। व्हेन यू शुड एंगेज देयर हार्ट्स, और जब वो वैमन के या लवर्स के या बिलवर्स के दिलों को पकड़ता है, एंड इंटरटेन देम विद द सॉफ्टनेस ऑफ लव,
और उनको फिर इंटरटेन करता है मोहब्बत की सॉफ्टनेस के साथ, मोहब्बत की ताजगी के साथ, गुफ्तगी के साथ। I wrap up with the precise remarks of Garrison that मैं ग्रेरिसन के इन रिमार्क्स के साथ इस सवाल को एंड अप करूंगा। If his wit and fancy had been a little more under the control of a sense, अगर डन की फैंसी, उसकी ड्रीम, उसकी थिंकिंग, उसका तखय्युल अगर थोड़ा सा उसके सेंस के कंट्रोल में होता, तखय्युल अगर थोड़ा सा उसके सेंस के कंट्रोल में होता, of a sense of fitness and beauty, he would have been as in range and pregnancy means sadness. He surely is the greatest of love poets. अगर सेंस, फिटनेस और ब्यूटी के सेंस के अंदर अगर उसके जज्बात होते, उसके तखय्युल होते, तो यकीनन वो होता, had been होता, as in range and pregnancy, अपनी रेंज में और अपनी सैडनेस के अंदर, श्योरली द ग्रेटेस्ट ऑफ लव पोएट्स, वो बेहतरीन लव पोएट्स में से एक होता। इनफैक्ट हिज अनकन्वेंशन एबिलिटी, उसकी गैर रिवायती पन जो है, एंड ब्लेंडिंग ऑफ पैशन एंड इंटेलेक्ट, और दूसरा फन उसका कि जब वो मिक्स कर देता है, ब्लेंडिंग मिक्स कर देता है पैशन जज्बात को और इंटेलेक्ट जहानत को, स्ट्रक अ न्यू नोट, वो एक नया आइडिया बयान करता है, विच ब्रिंग्स हिम इन द लाइन विद मॉडर्न पोएट्स, जो उसे मॉडर्न पोएट्स की लाइन में लेकर आ जाती है, यानी कि ही बिकम द मॉडर्न पोएट। सर ये क्या ये जो कोटेशन लिखी हुई है समझ आ रही है, द स्पाइडर लैब इज अनपुट इन ऑल, सर ये